एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है। कई कंपनीज और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो है सैलरी स्लिप बनाई जाती है, उनमें कुछ प्रॉफिट्स वगैरह उनको दिए जाते हैं, जैसे HRA हाउस रेंट अलाउंस उनको मिलता है, उनकी सैलरी में ऐड होता है। DA यानी DNS अलाउंस, PF वगैरह जो है वो उनका कटता है, यानी प्रोविडेंट फंड, या ESI भी है जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये चीज़ें जो है उनकी कुछ सैलरी में ऐड होता है और कुछ उनकी सैलरी से कटता भी है। तो लास्ट में ग्रोस सैलरी कितनी निकाली जाती है और कैसे निकाली जाती है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय जैसे ID नंबर है, यहाँ पर हमने एक आउटपुट आया हुआ है, एक एम्प्लॉय की हमने निकाली गई है, उसका एम्प्लॉय ID नंबर है, उसका नाम है, बेसिक पे यानी बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, उसमें उसको HRA 5% मिल रहा है। ये सिर्फ हम समझाने के हिसाब से एक आउटपुट बनाया है, तैयार किया है, जिससे आपको ये समझ में आए कि देखो HRA हम और भी ले सकते हैं, परसेंटेज आपका कुछ और भी हो सकता है, जैसे 5% की जगह 6% है, 7% है, 8% है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करना है। सिर्फ हमने समझाने के हिसाब से यहाँ पे 5% HRA दिया है, 8% आपको DA दिया है और PF 6% है। तो यहाँ पे बेसिक पे जो 45,000 है, HRA 5% है और DA जो है 8% है, इतना निकल रहा है, और PF जो है वो इतना निकल रहा है 6%, और लास्ट में ग्रॉस सैलरी निकाली गई। ये कैसे निकाली जाती है, उसके लिए हमें एक एम्प्लॉय का नंबर, जिसे हमने ID नंबर डाल दिया, उसको फिर नाम लिख दिया, उसकी बेसिक पे मान के चलते हैं कि उसकी 40,000 है और HRA उसको 5% दिया जा रहा है। तो 5% कैसे निकाला जाएगा 40,000 का, इक्वल टू करना है ये बेसिक पे वाला जो सेल एड्रेस है, इसे हमें लेना है, हमने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और 5% हमें ऐड करना है, तो 5 और % भी लगाना है, दैट एंटर कर देना, तो 2,000 उसका HRA निकल जाता है। उसके बाद DA है, DA कितना है 8%, इक्वल टू करके हमें बेसिक पे लेना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और इसमें 8% आपको ऐड कर देना है। इसके बाद PF यानी PF उसकी सैलरी में से कटेगा, यानी प्रोविडेंट फंड में जो 6% उसको दिया जा रहा है, जो उसकी सैलरी में से कट रहा है, हमने इक्वल टू किया, बेसिक पे लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 6% एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास HRA भी निकल गया है 2,000, DA निकला है 8% 3,200 और PF निकला है 6% 2,400। अब ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आपको HRA और DA उसकी बेसिक पे में ऐड करना है और PF जो है उसकी सैलरी से काटना है। तो हम ये तीनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, इक्वल टू करना है, और चाहे तो आप सम का फार्मूला लगा के इन तीनों को ऐड कर लें, या फिर आप प्लस का सिंबल भी लगा सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ किया है, ब्रैकेट ओपन करके हमें बेसिक पे HRA कितना निकाला है वो और DA कितना निकला है, इन तीनों को हमने एक ब्रैकेट में यूज़ कर दिया, इन तीनों को हमें ऐड करना है, और PF जो है वो कटेगा, तो हमें माइनस का सिंबल लगा के इस सेल एड्रेस को, यानी जो 2,400 हमारा PF निकला है 6%, वो ले लेना है। तो यानी ये तीनों ऐड होके इसमें से इसको लेस कर देगा, यानी PF को लेस कर देगा, और उसकी बन जाएगी 42,800 उसकी ग्रॉस सैलरी निकलेगी, जिसमें HRA इंक्लूड है, DA इंक्लूड है और PF जो है वो उस सैलरी में से काट दिया गया। तो इस तरीके से किसी भी एम्प्लॉय की आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं। अलग अलग एम्प्लॉयज़ की आप एक HRA कितना बन रहा है, उसका DA कितना बन रहा है, उसका PF कितना बन रहा है, कंपनी आपको क्या प्रॉफिट दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सैलरी निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? देखिए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट सेल। रिलेटिव यानी आपके उस एक सेल में दो चीज़ें मर्ज होती हैं, एक सेल और एक कॉलम और एक रो। तो जैसे यहाँ पे हमने कर्सर रखा है, तो इसका एड्रेस, इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा, इसमें एक कॉलम और एक रो मर्ज है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिलेटिव है वो D और 2 है। तो इसका एड्रेस बार में देखेंगे तो D2 दिखाई देता है। कहीं भी आप कर्सर रखते हैं किसी भी सेल पे, तो उस सेल में दो रिलेटिव रहते हैं, यानी एक D यानी उसका कॉलम और एक रो यानी जैसे 5, तो D5। कहीं भी कर्सर रखते हैं, जैसे हमने यहाँ रखा तो इसमें H भी सेलेक्ट है और इधर 10 भी सेलेक्ट है, तो इसका मतलब है H10। एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसको कहते हैं?
उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आइटम्स परचेज किए गए हैं, उनकी क्वांटिटी दी गई है कि एक चेयर हमने खरीदी है, कितनी खरीदी है, 4 चेयर खरीदी है, एक की प्राइस जो है वो 200 है, तो 4 की प्राइस क्या होगी, तो उसका अमाउंट निकालना है। ऐसे ही टेबल 5 खरीदे हैं, एक की प्राइस 400 है, तो पांचों की प्राइस कितनी होगी। फैन है, 2 फैन खरीदे हैं, 450 के हैं, एक फैन 450 के, 2 फैन कितने के हुए। बेड खरीदे, 3 बेड खरीदे, उसका अमाउंट जो है 5642 है, लेकिन इसका टोटल अमाउंट निकालें अगर तीनों बेड का तो कितना निकलेगा। उसके लिए हम यहाँ पे अमाउंट वाले सेल में हम अपना कर्सर रखकर एक फॉर्मूला यूज करते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के यूज करें या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करें। जैसे हमने यहाँ पे किया इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल्स टू कंपलसरी है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चेयर है, 4, तो मल्टीप्लाई का हमने साइन लगा दिया है और प्राइस को भी ले लिया है। जब ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि चारों क्वांटिटी में जो आपके पास चेयर है उनकी प्राइस आपके सामने आ जाएगी। देखिए अगर एक चेयर 200 की है तो 4 चेयर हो गई है 800 की, और यही चीज अगर हम टेबल, फैन और बेड के लिए भी निकालना चाहते तो आपको दोबारा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, आप इसको ड्रैग कर देंगे तो वही फॉर्मूला दूसरे पे भी अप्लाई हो जाएगा और सभी का अमाउंट आ जाएगा। इसके अलावा सेल्स टैक्स, देखिए यहाँ पे सेल्स टैक्स यानी हमने जीएसटी के रूप में लिया है। अभी जीएसटी जो दे रहे हैं 5.5% आपको जीएसटी और इसमें ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए इक्वल्स टू करेंगे, अमाउंट वाली सेल को लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जीएसटी लेंगे, यानी 5.5% आपको जीएसटी और एक्स्ट्रा पे करना है, तो हमने ये जीएसटी ले लिया, एंटर कर दिया। देखिए कितना आया, टोटल जीएसटी है 44, यानी इस अमाउंट के साथ इस अमाउंट को आपको जीएसटी के रूप में और पे करना है। अगर हम इसकी टोटल निकालते हैं इक्वल्स टू करके हमें इन दोनों को ऐड करना है, जीएसटी आपको एक्स्ट्रा पे करना है तो उस 800 में इसको ऐड करना पड़ेगा। चाहे तो आप सम का फॉर्मूला लगा के कर लें, चाहे प्लस का साइन लगा के कर लें। एक नंबर ये और एक नंबर ये। देखिए यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट बनता है उस चेयर का विद जीएसटी वो बनता है 844 रुपए। अब हमें बाकी का भी सेल्स टैक्स निकाला है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे अमाउंट का निकाला तो सभी का एक साथ निकल गया, वैसे ही सेल्स टैक्स का भी निकल जाएगा, वैसे ही टोटल का भी निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं। देखिए अब हमने इसको ड्रैग किया लेकिन इसका आंसर इसने नहीं दिया, 0 वैल्यू शो किया है। कारण ये है, देखते हैं हम इस सेल पे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो E2 और C6 दे रखा है। E2 यानी इस वाले अमाउंट की सेल का एड्रेस है और C6 यानी ये जीएसटी वाला जो सेल है, ये C और ये 6 यानी ये वाला लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों चीजें दी गई हैं, तो इसने मल्टीप्लाई उसको कर लिया और इसका जीएसटी निकाल लिया। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये आगे का सेल में एड्रेस क्यों नहीं आया है, आगे का आंसर क्यों नहीं दिखाया। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने नेक्स्ट सेल पे कर्सर रखा तो यहाँ पे हो गया E3। सही है कि E3 में हमारे पास जो अमाउंट की रेट है 2000 वो लिया है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए C7 हो चुका है। C7 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो C6 है लेकिन यहाँ पे C7 में तो कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है। उसी तरीके से आगे नेक्स्ट देखेंगे तो E4 सही है लेकिन C8 उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये इस तरफ से भी ड्रैग हो गया और यहाँ के सेल को भी इसने ले लिया। अब यहाँ पे कोई सेल में वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पे वैल्यू इसने 0 दे दी, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 2 डिजिट की जरूरत है, लेकिन 1 डिजिट है और एक सेल खाली है तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, उसका रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे करना है एक काम, वो हम ये करेंगे कि यहाँ पे देखिए E2 ये सही है लेकिन C6 वाले सेल को हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने का मतलब ये है कि हम ऐसा एक साइन यहाँ पे यूज कर लें कि ये आगे ड्रैग न कर पाए, यानी सभी के लिए C6 कंपलसरी है, यानी C6 यानी ये जो जीएसटी है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है।
तो हमें क्या करना है, इस वाले सेल को, जहाँ पे C6 वाला जो सेल है जिसमें हमने GST ऐड किया हुआ है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हमें उसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो इसको फिक्स करने के लिए एक साइन यूज किया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको वो साइन कहाँ लगाना है। एक साइन होता है डॉलर का, वो डॉलर का साइन हम लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे, इस C के आगे और पीछे, यानी उस कॉलम नंबर के आगे पीछे, रो के आगे पीछे नहीं, सिर्फ कॉलम के आगे पीछे लगाएंगे। हमने C के आगे अपना कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ हम 4 को प्रेस करते हैं तो डॉलर का साइन आता है। ये तो हमने उसके आगे लगा दिया। अब इसी C के, यानी उस कॉलम के ही पीछे भी लगाना है। हमने कर्सर आगे बढ़ाया C के बाद और शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस किया तो फिर डॉलर का साइन आ गया है। अब यहाँ पे ये सेल जो है वो फिक्स हो जाता है। देखिए कैसे, एंटर किया, आंसर तो वही आया, लेकिन जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो बाकी की कैलकुलेशन भी हो जाती है। देखिए अब हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट वाले सेल पे। देखिए यहाँ पे E3, यानी इसका सेल ले लिया अमाउंट वाला, लेकिन GST वाला जो सेल है उसको इसने फिक्स कर दिया। यानी पहले जब हमने देखा था तो C7 हो रहा था, C8 हो रहा था, C9 हो रहा था, लेकिन अभी C6 ही है। नेक्स्ट सेल पे भी देखेंगे तो ये वाला सेल एड्रेस चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला चेंज नहीं हो रहा है। कारण ये है कि हमने उसको फिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरह से हम नेक्स्ट सेल पे जाते हैं तो अमाउंट वाली सेल ही चेंज हो रही है, लेकिन GST वाली सेल चेंज नहीं हो रही है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। हमने किसी एक सेल को फिक्स करना चाहा तो उसके लिए हमने डॉलर का साइन लगाया। जब भी हमने डॉलर का साइन लगाया तो इसका मतलब ये है कि उस सेल को हमने फिक्स कर दिया है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे हमारे सभी का GST निकल जाता है। अब हमें टोटल करना है, तो टोटल के लिए हमने यहाँ पे देखिए इस अमाउंट को और सेल्स टैक्स जो निकला है हमारा GST वो निकाल लिया है। अब हमें इसको ड्रैग करना है तो बाकी की कैलकुलेशन भी इस तरह से हो जाती है। देखिए तो जब भी आपको किसी भी सेल को सभी के लिए, यानी और भी दूसरे सेल के लिए उसको फिक्स करना है कि एक सेल सभी के लिए सेम है, तो वहां पे हम यूज करते हैं डॉलर। और डॉलर जहां पे भी लगाया जाता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एक्सेल में मिक्स सेल रेफरेंस को यूज करना। देखिए मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, जब किसी भी सेल एड्रेस में रो या कॉलम के एड्रेस को हम एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव हो तो सेल एड्रेस मिक्स सेल रेफरेंस कहलाता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी जान सकते हैं। देखिए अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। पहले हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रिलेटिव यानी जब हम किसी सेल एड्रेस को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो उसका रो कॉलम का रेफरेंस चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे जो इसका रिलेटिव है, यानी एक कॉलम नंबर है C और उसका दूसरा रो नंबर है 3, तो इसका एड्रेस बार में आप अगर देखेंगे नेम बॉक्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे C3 दिखाया जाता है। ये इसका रिलेटिव एड्रेस होता है और इसको हम कॉपी करते हैं किसी दूसरे सेल पे तो उसका रिलेटिव एड्रेस चेंज हो जाता है। और एब्सोल्यूट मतलब होता है जब सेल एड्रेस को एक सेल से किसी दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो उसका सेल एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डॉलर का साइन। इसको हम मिक्स सेल रेफरेंस के रूप में आपको बताते हैं। देखिए जब भी हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो इक्वल्स टू करके हमें एक नंबर हमने रो वाला लिया और मल्टीप्लाई कॉलम नंबर और इसको एंटर करते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 1 से तो आंसर 1 आता है। लेकिन अगर हम इसको एक साथ करना चाहते हैं कि जितने रिलेटिव आपके पास यहाँ पे सेल में जो डेटा दे रखा है उसका हमें एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं तो आंसर कुछ इस तरह से आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजीली हो, तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे इसको मिक्स सेल रेफरेंस के रूप में यूज़ करना है। जैसे हमने यहाँ पे इस सेल को लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और B1 लिया और इसको एंटर किया। उसके बाद इसको मिक्स सेल रेफरेंस में यूज़ करने के लिए आप फार्मूला बार पे अपना कर्सर रखें। जो कॉलम नंबर दे रखा है A, उसके आगे अपना कर्सर रखें, डॉलर का साइन लगाएं और इसी तरीके से जो कॉलम नंबर B दे रखा है उसके पीछे की तरफ आप अपना कर्सर रखकर डॉलर का साइन यूज़ करें और फिर एंटर प्रेस करें। उसके बाद आप इसको ड्रैग करें। पहले आप इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करें और फिर इसको आप वर्टिकली ड्रैग करें।
इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसे कहते हैं हम मिक्स सेल रेफरेंस। जहाँ पे डॉलर का साइन लगाया जाता है तो इस तरह से वो आपको एक साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है वो इजीली आपको मेथड पता चल जाता है। तो ये कहलाता है आपका मिक्स सेल रेफरेंस। एक्सेल में होम मेनू में ये फॉन्ट ऑप्शन में कैसे कैसे फॉन्ट आप टाइप करते समय यूज़ ले सकते हैं, फॉन्ट की साइज़ क्या रख सकते हैं या उसकी साइज़ कैसे चेंज की जा सकती है, किसी भी डेटा को बोल्ड या इटैलिक लुक देना हो तो वो हम कैसे दे सकते हैं, या किसी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो वो भी कैसे किया जा सकता है। तो वो हम होम मेनू में इस फॉन्ट के ऑप्शन से आपको आज बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में फॉन्ट ऑप्शन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। जब भी कोई टेबल बनाई जाती है या एक्सेल की कोई शीट ओपन की जाती है तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इसमें कैलिब्रेरी रहता है और उसकी साइज़ रहती है 11। ये डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारी जो फॉन्ट है वो चेंज हो किसी और दूसरे फॉन्ट में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इस फॉन्ट के ऑप्शन को जब ओपन करेंगे तो कई सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप कोई भी दूसरा फॉन्ट जो आप चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, इसमें से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए कई सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। अब आपको कौन सा आपके चेंज करना है आपकी टेबल में, तो जैसे नॉर्मली जो है वो आपको डिफ़ॉल्ट रूप में तो कैलिब्रेरी मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस सारे फॉन्ट का एक साथ चेंज करें। चाहे तो आप किसी भी सेल में कोई डेटा ऐड करते हैं तब भी आप यहाँ से कोई फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, तो उसी में वो डेटा टाइप होगा। या आप ये चाहते हैं कि हमने जो टेबल बना ली है अब उसमें फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप पूरी बनी हुई टेबल को एक साथ सेलेक्ट कर लें। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी टेबल में टाइम्स न्यू रोमन ऐड करें, तो चाहे तो देखिए यहाँ से लिस्ट में से आप वो सर्च कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट में जो हम फॉन्ट चाहते हैं हो सकता है कि बहुत पीछे की तरफ हो तो हमें ढूंढने में भी थोड़ी परेशानी होती है, तो हम यहाँ पे उस फॉन्ट को टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा सारा जो फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन में सेट हो, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आप अपना कोई फॉन्ट यहाँ पे टाइप कर लें। जैसे हमें टाइम्स न्यू रोमन लेना है तो हमने टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे टाइप कर दिया। ये देखिए टाइम्स न्यू रोमन आ गया, हमने एंटर किया। देखिए सारा डेटा जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो गया। कैलिब्रेरी हटकर टाइम्स न्यू रोमन में वो सारा डेटा चेंज हो गया। फिर हम ये चाहते हैं कि इसकी फॉन्ट साइज भी थोड़ी सी इंक्रीज की जाए। अगर हम पूरी टेबल के डेटा में चेंज करना चाहते हैं तो पूरी टेबल एक साथ सेलेक्ट कर लें। देखिए फॉन्ट साइज यहाँ पे आपको मिलेगी, डिफ़ॉल्ट 11 है, हमें चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट लिस्ट जो है वो 8 से मिनिमम हाईएस्ट 72 रहती है, लेकिन हमें कितनी चाहिए हम वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमें 16 लेनी है, 18 लेनी है, या हम 16 सारे डेटा की लेना चाहते हैं और हेडिंग की हम चेंज करना चाहते हैं तो खाली हेडिंग को आप सेलेक्ट करके उसकी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। देखिए फॉन्ट साइज का ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है, आप कम से ज़्यादा जितनी चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, या फिर ये दो ऑप्शन और भी दे रखे हैं आपको। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज फॉन्ट साइज और उसको कम करने के लिए डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 बाय 1 इंक्रीज होता है। आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेट करें। अगर ज़्यादा लगती है आप कम करना चाहते हैं तो डिक्रीज फॉन्ट साइज को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉन्ट साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हेडिंग में चाहते हैं कि थोड़ा सा हेडिंग जो है हमारा अलग से दिखे तो उसके लिए हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे या बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाता है। देखिए इसकी जो हमने फर्स्ट वाली हेडिंग है उसको थोड़ा सा अलग लुक देना चाहा, उसको हमने बोल्ड बना दिया तो ये बोल्ड लुक में आ गया। बोल्ड का शॉर्ट कमांड कंट्रोल बी है, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बी भी प्रेस करेंगे तो भी ये बोल्ड हाईलाइट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इटैलिक लुक देना चाहते हैं तो पूरी आप हेडिंग पे उसको सेलेक्ट कर लें और इटैलिक यानी आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक लुक आ जाता है। और अगर कोई ऑप्शन वापस आपको हटाना है तो उसी पे वापस क्लिक करके आप उस ऑप्शन को वापस हटा भी सकते हैं। इटैलिक का शॉर्ट कमांड कंट्रोल आई होता है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारी हेडिंग में थोड़ा सा कलर भी ऐड हो
तो ये फॉन्ट कलर का ऑप्शन दे रखा है। पूरी टेबल में आप चाहते हैं कि फॉन्ट के कलर चेंज करना, या फिर सिर्फ हेडिंग में चाहते हैं तो खाली हेडिंग में चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लें। यानी हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया हुआ है। फॉन्ट कलर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर हम फॉन्ट के लिए चूज कर लेंगे। देखिए कोई भी कलर आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे हमने ये ग्रीन कलर लिया तो देखिए ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर ये चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई भी लुक आप बोल्ड, इटैलिक कुछ भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा होम मेनू में फॉन्ट के ऑप्शन में। फॉन्ट में अगर कलर चेंज करना हो या वापस उसको नॉर्मल बनाना हो पहले जैसा, तो हम इसको वापस नॉर्मल भी बना सकते हैं इसको ऑटोमेटिक करके, तो ये वापस पहले जैसा नॉर्मल बन जाता है। आप ये चाहते हैं कि हेडिंग में हम कलर चेंज, हमने जो सेल्स रेंज ले रखी उसमें हम अलग से कुछ कलर ऐड करें, तो आप इसमें भी कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने पूरा पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया, हमने फॉन्ट कलर इसका कुछ चेंज कर दिया, हम चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो जाए, तो इस तरह से वो हाईलाइट भी किए जा सकते हैं। सेल्स के जो अमाउंट है वो चेंज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट कलर चेंज नहीं करना चाहते, आप इस पूरी रेंज में जो सेल में है उस सेल को चेंज करना चाहते हैं, तो इसको तो हमने वापस कर दिया ऑटोमेटिक। हम ये चाहते हैं कि पूरी सेल की जो डेटा है उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, तो ये हाईलाइटर का ऑप्शन दे रखा है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी अदर कलर से। ये देखिए हमने इस सेल के कलर को चेंज कर दिया। हम इसकी हेडिंग को भी चेंज कर देते हैं। हेडिंग में भी अगर आप कोई दूसरा कलर चाहते हैं तो कोई दूसरा कलर इस तरह से आप ले सकते हैं। और अगर आप पूरी टेबल में चेंज करना चाहते हैं तो पूरी टेबल को भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी शेडिंग स्टाइल से आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम उस सेल का कलर चेंज कर रहे हैं, तो सेल का कलर जो भी आप चाहते हैं वो कलर चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अपनी बनी हुई टेबल में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं होम मेनू में फॉन्ट के ऑप्शन से कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज इंक्रीज करनी हो, डिक्रीज करनी हो, फॉन्ट चेंज करना हो, बोल्ड, इटैलिक करना हो, या फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, या फॉन्ट की जो सेल दे रखे उस सेल का कलर चेंज करना हो, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। MS एक्सेल में सेटिंग सेट करना। देखिए कई बार कुछ सेटिंग हमारे एक्सेल की बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हम जो काम करना चाहते हैं वो वैसा नहीं हो पाता है। हमें हमारे एक्सेल की सेटिंग को दोबारा सुधारने के लिए सेटिंग में कुछ ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ता है, कुछ टेबल करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें अलग अलग ऑप्शंस में जाना होगा। जैसे कई बार क्या होता है, पहले हम ये देखें कि सेटिंग में क्या क्या गड़बड़ होती है। जैसे कई बार हम माउस का स्क्रॉल घुमाते हैं, तो स्क्रॉल घुमाने से हमारा पेज ऊपर नीचे आना चाहिए, लेकिन वो पेज ऊपर नीचे नहीं सेट होके वो जूम आउट जूम इन होता है। जैसे हम यहाँ पे अभी स्क्रॉल मूव कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे स्क्रॉल मूव कर रहे हैं तो देखो पेज जूम आउट जूम इन हो रहा है। हालांकि माउस का स्क्रॉल अगर घुमाया जाए तो पेज को ऊपर नीचे लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, उसकी वजह से ये हो रहा है। या फिर कर्सर जहाँ पे दिया गया है, अगर हम एंटर प्रेस करें तो कर्सर नीचे आना चाहिए, तो एंटर प्रेस करने से भी यहाँ पे कर्सर नीचे नहीं आता है। या फिर कई बार होता है कि हमारे पास फार्मूला बार शो नहीं होता है, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो आपको यहाँ पे टास्क बार दिखाया जा रहा है ये नहीं दिखाई देता है। या विंडोज से कई बार हम कॉपी बनाते हैं, वो विंडोज की कॉपीज आपको नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे कई सारी छोटी छोटी सेटिंग्स जो है वो एक्सेल में कई बार बिगड़ जाती है, उसकी वजह से आपका काम जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार हम किसी सेल को एडिट करते हैं तो एडिट भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ ऑप्शंस आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, हमारा एक्सेल ओपन करने के बाद जिस एक्सेल की शीट में आपका जो भी सेटिंग बिगड़ी हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में। फाइल टैब में जाके आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में यहाँ पे आपको जो चूज करना है वो है एडवांस, यानी इसकी एक्सेल की एडवांस सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखो एडिटिंग ऑप्शन दिखाया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। अगर हम इस ऑप्शंस को अप्लाई कर देते हैं, देखिए अभी यहाँ पे ये ऑप्शन
अप्लाई नहीं किया हुआ है, अगर हम इस ऑप्शन को अप्लाई कर देते हैं और ओके करते हैं तो देखिए अब हम जब कर्सर को एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए अब हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर रहे हैं तो कर्सर नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां से उस ऑप्शंस को अप्लाई नहीं किया गया था, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन सेट हुई थी कि वो एंटर प्रेस करने से कर्सर नीचे नहीं आ रहा था। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइल में जाकर ऑप्शंस में, एडवांस में। देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, डायरेक्शन के दे रखे हैं, डाउन में, राइट में, अप में, लेफ्ट में। अभी हमने सेटिंग सेट कर रखी है डाउन में। अगर यहाँ से कोई ऑप्शन दूसरा चेंज हो जाए, जैसे हम राइट किया और ओके कर दिया तो क्या होगा, अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड में मूव होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल की सेटिंग को हम अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल की सेटिंग हम जनरली कैसा रखते हैं, एक्सेल की सेटिंग में हमेशा जब भी हम कर्सर एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे आता है, यानी डाउन साइड में। तो इसका सही ऑप्शन तो डाउन है। अगर यहाँ से सेटिंग में अप है, लेफ्ट है, या ये ऑप्शन अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आपका कर्सर नीचे नहीं आएगा। ये हमने वापस डाउन कर दिया और इसको ओके कर दिया। इसके अलावा देखिए इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे हमने हमारी जो अभी एक्सेल की शीट में बहुत सारी मिस्टेक्स है, यानी हम कुछ करना चाह रहे हो कुछ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे आपकी एक्सेल की जो शीट है, अभी हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ नंबरिंग ऐड करें। अब नंबरिंग ऐड करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स आते हैं, ये देखिए। इसका मतलब ये है कि सेटिंग में कोई ना कोई ऑप्शंस यहाँ पे इससे संबंधित लिया हुआ है। तो हम इस ऑप्शंस को हटाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फाइल में जाकर ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट भी जैसे हमने यहाँ पे देखा तो अभी कितने डेसिमल पॉइंट्स चल रहे थे, 2। यानी जैसे हम इसको थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट्स 2 चल रहे हैं, जो भी हम नंबर ऐड कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे 3 डेसिमल कर देंगे तो 3 चलने लग जाएगा, 4 कर देंगे तो 4 चलने लग जाएगा, ठीक है। और इस ऑप्शन को अगर हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी जब भी हम उस पूरी एक्सेल की शीट में कहीं पे भी कोई नंबर ऐड करेंगे तो डेसिमल नहीं आएगा। तो हम इस ऑप्शंस को हटा के और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो अब आप नंबर टाइप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब नंबरिंग ही आ रही है विदाउट डेसिमल। तो ये सेटिंग हमारी सेट की हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पे एक्सेल में सारे डेसिमल वर्ड्स आ रहे थे। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है, कई बार हम क्या करते हैं, कोई नंबर ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नंबर ऐड किया, कहीं पे भी हम कोई नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने 8 डाला, 10 डाला। अब हमें सीक्वेंस में यही नंबर लेना है तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। तो राइट साइड में इस माउस का कर्सर जो अभी यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है तो चेंज हो जाता है और हम इसको ड्रैग करते हैं तो उसी सीक्वेंस में नंबर आ जाते हैं। या हमने कोई मंथ का नाम लिखा और हम ये चाहते हैं कि सारे मंथ के नाम आ जाए तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं, लेकिन अभी ड्रैग करने से नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में वो कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कर्सर हम चाहते हैं। वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ से इनेबल होगा, तो उसके लिए हम वो सेटिंग में जाएंगे। हो सकता है इसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो और वहां से ये नहीं शो कर रहा है। ऑप्शंस में गए, एडवांस में गए, यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शंस यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है तो इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो हमने जैसे क्लिक किया, ये देखो इनेबल हो गया है और हम ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे इसी कर्सर के राइट साइड में अपना कर्सर रखते हैं तो देखिए यहाँ पे वो साइन अब आ चुका है। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए ये आपका सारा डेटा जो आप चाहते थे वो आ गया है। न्यूमेरिक में भी चाहते हैं तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर यहाँ से करते हैं तो ये देखिए न्यूमेरिक डेटा भी ऐड हो जाते हैं। तो सेटिंग में ये हम सेट कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन इसमें और होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई सेल पे कोई डेटा ऐड करते हैं। जनरली हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के हमने एक्सेल में 3 तरीके देखे थे, जिसका वीडियो भी पहले हम बना चुके हैं कि एक सेल को एडिट कैसे किया जा सकता है। तो हम आप यहाँ को वापस रिवाइज करा देते हैं। इस एक्सेल के एक सेल में एडिट करने के लिए डबल बार क्लिक किया जाता है। तो देखिए हम माउस से डबल बार क्लिक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा है। या फिर एक ऑप्शन और है F2 प्रेस करके देखते हैं, तो F2 प्रेस करने से भी यहाँ पे कर्सर की पोजीशन नहीं बन रही है। इसका मतलब ये है कि एक्सेल की सेटिंग में कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ की हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे ये सेल एडिट नहीं हो पा रहा है।
तो उसके लिए हम चलते हैं वापस फाइल में और ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखो अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स, ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ है, एनेबल नहीं है। हम इसको वापस इनेबल करेंगे, ओके करेंगे। अब हम इसको डबल बार क्लिक करते हैं तो देखिए अब माउस का जो आपका कर्सर है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आपको कुछ भी एडिट करना है आप इसमें एडिट कर सकते हैं। देखिए हमने इसको एडिट कर दिया। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो F2 प्रेस करके भी कर सकते हैं तो भी आपका कर्सर उसमें ब्लिंक करेगा। तो सेल को एडिट करने के लिए वहां पे हमें ऑप्शंस को अप्लाई करना है, अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल वाले ऑप्शंस को। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब एक ऑप्शन जो है वो देखिए जूम आउट जूम इन वाला। जब हम माउस का स्क्रॉल मूव कर रहे हैं तो पेज नीचे आने की बजाय ये जूम आउट जूम इन हो रहा है। हम इसकी भी सेटिंग सही करेंगे तो उसके लिए हम फाइल में जाकर ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा जूम आउट रूल विद इंटेली माउस। तो यहाँ पे इस ऑप्शंस को हम हटा देंगे, ये जहाँ पे राइट का निशान लगा हुआ है उसको हटा देंगे, डिसेबल कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम करके देखते हैं। देखिए हम अब स्क्रॉल मूव कर रहे हैं तो आपकी जो एक्सेल की शीट है वो नीचे की तरफ जा रही है, ना कि वो जूम आउट और जूम इन हो रही है। ये देखिए इस तरह से हम माउस का स्क्रॉल मूव कर रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे राइट साइड में जो स्क्रॉल दिया हुआ है उसको भी आप मूव करके देखेंगे तो भी आपका माउस नीचे की तरफ ही स्क्रॉल होगा। तो इसका मतलब ये है कुछ जनरली जो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं वो एक्सेल में कई बार बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हम अपना काम उस तरीके से नहीं कर सकते। और एक्सेल की सेटिंग का नॉलेज अगर हमें नहीं है तो हम उसको सुधार भी नहीं सकते। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। इसका एक पार्ट हम आपको आगे एक और बता के दिखाएंगे एक्सेल की सेटिंग का, तो आप उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। MS एक्सेल में सेटिंग किस तरह से सेट की जाती है। कई बार एक्सेल में कुछ अलग अलग तरह से गड़बड़ हो जाने लगती है, कुछ सेटिंग बिगड़ जाती है, तो उसकी वजह से हम जो चाहते हैं वो फंक्शन उस तरह से अप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम एक्सेल की सेटिंग को सेट करते हैं ताकि वो दोबारा एक्सेल का जो फॉर्मेट है सेम पहले जैसा बन जाए। तो उसके लिए हम इसके एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं एक्सेल सेटिंग का पार्ट 1 का, तो उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। और आज जो हम बताएंगे कुछ उससे रिलेटेड ही कुछ और सेटिंग्स हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो रिसेंट फाइलें होती हैं, जो हम फाइल ऑप्शन में जाके यहाँ पे रिसेंट फाइलों को देखते हैं, ये रिसेंटली सारी फाइलें यहाँ पे शो हो रही है। मिनिमम यहाँ पे 25 फाइलें आपको दिखाई जाती है। आप रिसेंटली में कितनी फाइलों को देखना चाहते हैं वो हम सेटिंग सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने व्यू ऑप्शन में जाके न्यू विंडो से कई सारी हम इस विंडो की कॉपी बनाते हैं तो टास्क बार में वो सारी आपको दिखाई देती है। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करते हैं न्यू विंडो पे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे हम नीचे टास्क बार पे रखेंगे तो ये 3 इसी की विंडो बन चुकी है। कई बार ये होता है कि एक्सेल की सेटिंग में अगर इसकी सेटिंग बिगड़ी हुई है तो यहाँ पे वो विंडोज़ की कॉपी टास्क बार में नहीं दिखाता है। इसके अलावा फार्मूला बार अभी यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ सेटिंग में ऐसी गड़बड़ हो जाती है जो आपको यहाँ पे फार्मूला बार शो नहीं होता है। हॉरिजेंटल बार, ये आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, वर्टिकली स्क्रॉल बार भी दिखाई दे रहा है। दोनों ही आपको स्क्रॉल बार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये भी किसी सेटिंग की वजह से आपको उस शीट पे नहीं दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे इनकी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। देखिए अभी हमारी एक्सेल की सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसको सेट करते हैं तो अगर ये कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वापस कैसे उसको रीअरेंज करते हैं, तो हम आपको एक्सेल की सेटिंग में लेके चलते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाके ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। एडवांस में आपको यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा। एक अलग अलग ब्लॉक्स दिए गए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाला ग्रुप मिलेगा। इस डिस्प्ले में आपको मिलेगा शो दिस नंबर्स ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट। देखिए डिफॉल्ट आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट 25 दिखाया जा रहा है। अगर आप रिसेंट डॉक्यूमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम जैसे 30 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने रिसेंट डॉक्यूमेंट 30 ऐड कर दिए हैं तो 30 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो होंगे
अगर आप फाइल में जाके रिसेंटली देखेंगे तो आप इनको काउंट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे 30 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो ये टास्क बार में जो अभी सारे विंडोज आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर एक्सेल में सेटिंग में ऑप्शन में एडवांस में वहीं हम जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन में यानी डिस्प्ले ग्रुप में, और डिस्प्ले ग्रुप में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है शो ऑल विंडोज इन द टास्क बार। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं, अभी तो शो किया हुआ है तो सारे विंडोज आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन अभी हम अगर इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं तो ओके करके यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अब आपको यहाँ पे एक ही विंडो शो हो रहा है। जितने हमने विंडोज की कॉपी बनाई थी वो यहाँ पे नहीं शो हो रही है। और अगर हम इसको वापस यूज करना चाहते हैं तो इसी में हम एडवांस में जाके डिस्प्ले ब्लॉक में जाएंगे। डिस्प्ले में यहाँ पे हम शो ऑल विंडोज इन टास्क बार करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे विंडोज वापस शो होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला बार। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको हाइड करना तो हम यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। फाइल में जाके ऑप्शन में एडवांस में यहाँ पे हम जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है शो फॉर्मूला बार। तो इस ऑप्शन पे अभी अप्लाई किया हुआ है, ये शो कर रहा है आपको फॉर्मूला बार आपकी उस वर्कबुक में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको हम हटाना चाहें या कई बार आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ से हटा हुआ मिलता है तो आपको वो फॉर्मूला बार शो नहीं करता है, तो हम देखो यहाँ से इसको हटा के ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं आपको फॉर्मूला बार दिख रहा है और ना ही यहाँ पे नेम बॉक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सेल की सेटिंग में इसको अप्लाई नहीं किया हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो वापस फाइल में जाके ऑप्शन में जाना है, एडवांस में जाना है और डिस्प्ले ग्रुप में जाके हमें इसको वापस अप्लाई कर देना है और शो कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से ये आपको शो करेगा। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो आपको अभी अपनी एक्सेल की वर्कबुक में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये इन केस कभी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम पेज को कॉलम की तरफ ले जाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को यूज किया जाता है, और अगर हम इसको रो कॉलम यानी रो साइड ले जाना चाहते हैं तो हम ये वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार मूव करते हैं तो आपका जो है वो पूरी वर्कशीट जो है वो थोड़ा सा मुंह नीचे होता है, यानी हम उस रो की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर ये इन केस कभी नहीं दिखाई दे तो वो एक्सेल की एक सेटिंग होती है, फाइल मेनू में जाना है, ऑप्शंस में, एडवांस में, यहाँ पे आपको जो ग्रुप सर्च करना है वो डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक वाला ऑप्शन आपको सर्च करना है, जो आपको डिस्प्ले के नीचे वाले ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आपको शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और शो वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दोनों को आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट का निशान लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अभी आपको शो कर रहे हैं इस वर्कशीट पे। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, दोनों ही ऑप्शन हम यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्क्रॉल बार वाला ऑप्शन हमने यहाँ से हटा दिया, ये राइट का निशान जो लग रहा था वो हटा दिया, फिर हमने ओके किया तो देखिए यहाँ पे आपका स्क्रॉल नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही वर्टिकल वाला और ना ही हॉरिजॉन्टल वाला। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी सेटिंग में जाकर उस ऑप्शंस को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वो दोनों स्क्रॉल बार आपको दिखाई देंगे। तो हम इसको जाके वापस अप्लाई कर लेते हैं, फाइल, ऑप्शन, एडवांस, और हमें कौन सा ऑप्शन सर्च करा है, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को वापस अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये स्क्रॉल बार आपको दोनों तरफ वापस दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आपका एक्सेल का सेटिंग का एक और वीडियो। हम एक इसका पार्ट और बनाएंगे, तो आप इसके नेक्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एडवांस सेटिंग के ही पार्ट हैं। देखिए कई बार क्या होता है, रो और कॉलम की हेडिंग जो आपको इस शीट पे दिखाई दे रही है, अगर इन केस कभी आपको ये दिखाई नहीं दे तो आपको एडवांस सेटिंग में जाके उसको सेट करना है। लेकिन कौन से ऑप्शन में जाना है देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल टैब में जाके ऑप्शन पे, ऑप्शंस पे यहाँ पे जाएंगे हम एडवांस पे।
एडवांस में आपको यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट वाला एक कॉलम मिलेगा, तो आपको उसे सर्च करना है। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर वर्कबुक, और ये ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। इस वर्कशीट पे अगर आपको रो कॉलम की हेडिंग अगर नहीं दिखाई दे तो ये वाला ऑप्शन देखिए अभी शो किया हुआ है, इस शो रो कॉलम हेडर पे राइट का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब ये रो कॉलम की हेडिंग दिखाई दे रही है। इन केस कभी ये यहाँ से हटा हुआ हो, यानी ये राइट का निशान यहाँ पे नहीं हो, तो आपको ये रो कॉलम की हेडिंग उस पर्टिकुलर शीट पे नहीं दिखेगी। तो उसको वापस लाने के लिए उसी ऑप्शन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फाइल टैब में ऑप्शन एडवांस, यहाँ पे आपको सर्च करना है डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, शो रो एंड कॉलम हेडर पे आपको शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो ये रो कॉलम की हेडिंग आपको फिर से दिखाई देगी। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबरिंग दे रखी है, अब हम नंबरिंग में कुछ फॉर्मूला ऐड करते हैं। जैसे हमने इन नंबर्स को सम फॉर्मूले से काउंट किया, हमने इन रेंज को लिया, ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला ऐड किया। नीचे भी सेल में हम कुछ एक फॉर्मूला जैसे एवरेज टाइप कर देते हैं और इस पूरी रेंज को हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सम फार्मूला यूज किया है, यहाँ पे हमने एवरेज फार्मूला यूज किया है। इन केस कभी आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये शो हो कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने किस किस रेंज के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपको एक ऑप्शन सेटिंग में सेट करना है, तो हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे फाइल में, ऑप्शन में, एडवांस में, वही हम ऑप्शन चूज करेंगे डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, उसको हमने सर्च कर लिया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो फॉर्मूला इन सेल इंस्टेंट ऑफ देयर कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। ये वाला ऑप्शन देखो डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे हटा हुआ रहता है, यहाँ पे टिक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना होता है किसी सेल पे, उस फॉर्मूले को शो नहीं करना होता है। लेकिन अगर हमें कभी शो करना हो तो हम इस ऑप्शंस को अप्लाई कर देंगे, शो फॉर्मूला इन सेल्स इंस्टेंट ऑफ देयर कैलकुलेटेड रिजल्ट, और ओके कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ पे जिस फॉर्मूले को जिस कंटेंट के लिए हमने यूज किया है वहाँ पे वो शो करता है, तो आपके पास फॉर्मूला शो हो जाता है। तो इस ऑप्शंस को अप्लाई करने के बाद आपको कुछ आपकी शीट में इस तरह से फॉर्मूले दिखाई देंगे। और नॉर्मली हम इस टाइप का ऑप्शन एक्सेल में नहीं लेते हैं यूज, तो आप उस ऑप्शंस को वापस सेटिंग में जाकर हटा सकते हैं। एडवांस में गए और यहाँ से हमने स्क्रॉल नीचे मूव किया और यहाँ पे हमने कर दिया है डीसेलेक्ट और ओके कर दिया। ये देखिए वो फॉर्मूला वापस यहाँ से हट चुका है। फिर एक ऑप्शन आपको इसी में मिलेगा फाइल टैब में, ऑप्शंस में, एडवांस में, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिया गया है शो शीट राइट टू लेफ्ट। आपकी जो शीट दी हुई है, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए शीट में आपके पास अल्फ़ाबेट इधर से चल रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ से चल रही है, और जो शीट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि डिफ़ॉल्ट शीट्स कितनी हैं या और भी शीट इंसर्ट करते हैं, ये सारा आपके पास लेफ्ट साइड में पोर्शंस होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सारा पोर्शन लेफ्ट से हट के राइट में शिफ्ट हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए शो शीट्स राइट टू लेफ्ट। तो अब हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे और नीचे यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए सारा फॉर्मेट चेंज हो गया है, लेफ्ट साइड में जो था वो सारा राइट साइड में आ गया है। वो देखिए अल्फ़ाबेट इधर से चल रहे हैं अब, और न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है और शीट के सारे ऑप्शंस इधर आ चुके हैं। इन केस कभी आपको ऐसा फॉर्मेट एक्सेल में देखने को मिले तो आपको ये देखते ही पता हो जाना चाहिए कि कहाँ से हम इसको वापस सही कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को सुधार सकते हैं। तो वही हम जाएंगे फाइल ऑप्शन में, ऑप्शंस में, एडवांस में,
और यहाँ पे हम लेंगे ऑप्शंस को सर्च करेंगे, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, और ये वाला ऑप्शन हमने अप्लाई किया हुआ, इसको यहाँ से हटा देंगे। शो शीट्स राइट टू लेफ्ट, वापस ये रीअरेंज हो जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, हमारे पास देखिए एक जो हमारे पास वर्कशीट जो दे रखी है ये नॉर्मल है। जब हम व्यू ऑप्शन में नॉर्मल पेज पे काम करते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब हमें प्रिंट लेना हो या हेडर फुटर सेट करना हो तो हम इसी व्यू टैब में पेज लेआउट को यूज करते हैं। जैसे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग पेजेस आपको दिखाए जाएंगे जो नॉर्मल शीट पे आपको नहीं दिखाई देते हैं। ये देखिए सारे पेजेस आपको दिखाए जा रहे हैं, आप वर्टिकली भी देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं। हमें इनको अगर नॉर्मल पे वापस जाना हो तो हम नॉर्मल शीट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए पेज ब्रेक लाइन यहाँ पे आपको शो कर रही है, यानी आपका प्रिंटेबल एरिया जो है यहाँ तक है, यानी आपका एक जो पेज है वो यहाँ तक सेट है। लेकिन ये पेज ब्रेक लाइन अगर आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वर्कशीट से, तो आप फाइल में जाके ऑप्शंस में एडवांस में यहाँ पे उसी ऑप्शन में जाना है, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, यानी उस वर्कशीट से आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है, शो पेज ब्रेक शो किया हुआ है इसलिए वो दिख रही है। अगर हम उसको हटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हटा दिया, ओके कर दिया, तो देखिए उस पेज से वो पेज ब्रेक लाइन हट चुकी है। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक लाइन को हटा सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और मिलेगा। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ जीरो वैल्यू, अभी देखो जीरो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, हमने कहीं पे जीरो वैल्यू ऐड कर दी। ये जीरो वैल्यू आप जहाँ भी ऐड करेंगे, कहीं किसी फॉर्मेट में कहीं पे भी डालेंगे तो आपको शो हो रही है। इन केस कभी आप किसी फॉर्मेट से अगर या उस वर्कशीट से, किसी फॉर्मेट की बात नहीं, पूरी वर्कशीट की बात कर रहे हैं, अगर पूरी वर्कशीट से जीरो वैल्यू हटाना चाहते हैं तो आप मैन्युअली नहीं, आप इसको सेटिंग में से हटा सकते हैं। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में एडवांस में, यहाँ पे आपको वही डिस्प्ले फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द वर्कशीट वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देखो शो अ जीरो इन सेल्स दैट हैव जीरो वैल्यू। ये ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, शो है इसलिए वहाँ पे आपको जीरो वैल्यू शो हो रही है। अगर आप उस पूरी वर्कशीट से जीरो वैल्यू को हटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ से हटा दें, ब्लैंक कर दिया हमने, ओके कर दिया, तो देखिए उस वर्कशीट से जीरो वैल्यू रिमूव हो चुकी है, कहीं पे भी आपको कोई भी जीरो वैल्यू नजर नहीं आ रही है। और वापस अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वापस उसी ऑप्शन में जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको वापस अप्लाई कर देते हैं ताकि जब भी हम जीरो वैल्यू को ऐड करें ताकि वह दिखाई दे। इस तरह से हम उसको शो और हाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ग्रिड लाइन है, ये एक्सेल की ग्रिड लाइन बनी हुई दिखाई देती है, लेकिन कभी आपने एक्सेल की शीट ओपन की और वो उस पे ग्रिड लाइन नहीं बनी हुई दिखी तो उसकी एक सेटिंग होती है, उसमें हम जाके उसको सुधार सकते हैं। तो वो सेटिंग का ऑप्शन कौन सा है, फाइल टैब में जाएंगे, ऑप्शन में एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे हमें नीचे आना है और नीचे आके डिस्प्ले ऑप्शन फॉर द दिस वर्कशीट, यहाँ पे दे रखा है शो ग्रिड लाइन। देखिए अभी इस शो ग्रिड लाइन पे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी शो किया हुआ है, राइट का निशान लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ग्रिड लाइन दिख रही है। अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो इसको हटा देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, तो देखिए बिल्कुल ब्लैंक पेज हो गया आपका। तो कभी आपकी एक्सेल की शीट में इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे तो आप फाइल में जाके उसकी सेटिंग में एडवांस सेटिंग को सही कर सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे, ध्यान ये रखना है, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट और शो ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन अप्लाई कर देना, यानी उसको शो कर देना, ओके कर देना, तो देखिए यहाँ पे वापस वो आपके पास इस तरह से। तो ये एक्सेल की कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जिनमें अगर हम ध्यान दें तो हमारी सेटिंग को हम सुधार सकते हैं। अगर इन केस कभी वो सेटिंग बिगड़ जाती है तो हम उसको वापस दोबारा